हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होती है तो आपको कौन से दस्तावेज कौन से डॉक्यूमेंट चेक कर लेने चाहिए। प्रॉपर्टी चाहे कोई भी हो, बेशक वो प्लॉट हो, मकान हो, फ्लैट हो, दुकान हो, ज़्यादातर जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं वो सभी के एक जैसे ही होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और उनको चेक करने का तरीका क्या होता है ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कुछ और भी सावधानियां बरतनी चाहिए, स्पेशली जब आप कोई रीसेल में प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, मतलब किसी और ओनर से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, डायरेक्ट बिल्डर की बात नहीं कर रहे हम। वो प्रॉपर्टीज जो आप किसी दूसरे व्यक्ति से खरीदते हैं, जब ऐसी प्रॉपर्टीज खरीदनी हो तो आपको और भी बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए और उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। आपको उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा अगर आपने ना देखा हो। आपको काफी मदद मिलेगी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। और डॉक्यूमेंट्स की चर्चा करने के बाद मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो कि आपको जरूर चेक कर लेनी चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। तो अंत तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो में। चलिए अब सभी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला होता है ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स या टाइटल डॉक्यूमेंट्स। ये जो है इस प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी के मेन डॉक्यूमेंट यही होते हैं जो उसकी टाइटल को, जो उसकी ओनरशिप को, जो उसके मालिकाना हक को प्रूव करते हैं। इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसमें तीन तरह के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, या तो कन्वेंस डीड, सेल डीड या गिफ्ट डीड। यही तीन तरीके होते हैं जिससे कि एक प्रॉपर्टी किसी के भी नाम हो सकती है। अब ये क्या है, मैं एक एक करके आपको समझा देता हूं। कन्वेंस डीड वो डीड होती है जो कि फर्स्ट टाइम कोई प्रॉपर्टी जब बिकती है तो उसकी जो सेल डीड बनाई जाती है, उसकी जो रजिस्ट्री की जाती है, उसको हम कन्वेंस डीड या मदर डीड कहते हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्लॉट है बहुत बड़ा, मान लीजिए 50 एकड़ का लैंड है। गवर्नमेंट ने उसको ऑक्शन कर दिया या गवर्नमेंट ने उसका सीएलयू कर दिया और किसी बिल्डर ने उसे एक्वायर कर लिया और उस पर कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आया। वो बेशक प्लॉट का प्रोजेक्ट हो, बेशक वो फ्लैट्स का प्रोजेक्ट हो, बेशक वो मकान का प्रोजेक्ट हो, या वो कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी हो जिसमें दुकानें या ऑफिस बनाएगा। अब वो क्या करेगा बिल्डर, वो सारी उस जो 50 एकड़ लैंड थी उसमें अलग अलग वो प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग लोगों को बेच देगा। अब क्योंकि वो पहले तो एक 50 एकड़ का प्लॉट था, लेकिन अब उसमें अलग अलग यूनिट बन गई। अब वो जो यूनिट बनी वो फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आई, मतलब वो पहली प्रॉपर्टी होगी। तो वो प्रॉपर्टी जो खरीदेगा उसको जो मिलेगा पेपर, उसको हम कन्वेंस डीड कहते हैं। तो कन्वेंस डीड जो है वो फर्स्ट डीड होती है, या मदर डीड कहें या कन्वेंस डीड कहें, जो फर्स्ट डीड होती है जो कि एक प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस में आने के बाद मिलती है, उसको हम कन्वेंस डीड कहते हैं। जिस दिन से प्रॉपर्टी वो बिकनी शुरू हुई, जिस दिन से वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आई। अब जब आप कन्वेंस डीड लेते हैं तो उसमें दो तीन डॉक्यूमेंट्स और भी आपको ले लेने चाहिए, चेक करने चाहिए। एक तो उसके अंदर होता है अलॉटमेंट लेटर। जब भी वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो बिल्डर ने उसको वो प्रॉपर्टी, वो यूनिट अलॉट की होगी, उसका एक अलॉटमेंट लेटर जरूर होगा उसके पास। वो आपको इस, जब भी आप कन्वेंस डीड से कोई भी चीज लेंगे या कोई भी प्रॉपर्टी आप लेंगे जिसमें कन्वेंस डीड होती है, ज्यादातर तो सभी में होती है, उसमें आपको उसका अलॉटमेंट लेटर भी लेना है। उसके साथ साथ एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट भी होता है, वो भी चाहिए होगा आपको। और तीसरी चीज होती है पोजेशन लेटर। ये पोजेशन लेटर भी आपको लेना है। तो आप ये मान के चलिए कि जब भी आप कोई कन्वेंस डीड देखेंगे, चेक करेंगे कि कन्वेंस डीड है, तो उससे आप ये बाकी के तीन कागज भी मांगेंगे, अलॉटमेंट लेटर, बिल्डर बायर एग्रीमेंट और पोजेशन लेटर। तो ये तो हो गई बात कन्वेंस डीड की। उसके बाद आती है सेल डीड। अब ये सेल डीड क्या होती है? ये सेल डीड वो डॉक्यूमेंट होता है कि जब ये फर्स्ट ओनर जो है ये जाकर दूसरे ओनर को बेच देता है, और वो जो दूसरा ओनर है जब वो रजिस्ट्री कराता है, मान लीजिए ये कन्वेंस डीड वाला जो ओनर था वो ए था और सेल डीड वाला ओनर जो था वो बी था। तो ये ए ने जब बी को प्रॉपर्टी बेची तो ये जाकर कोर्ट में रजिस्ट्री कराएगा, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री कराएगा, तो उसको जो डॉक्यूमेंट मिलेगा तो सेल डीड उसको बोलेंगे। तो अब अगर ये बी जो है वो सी को बेचेगा तो उसके पास दो डॉक्यूमेंट होंगे। एक तो ये सेल डीड होगी उसके पास, एक तो ये अपनी सेल डीड होगी जो उसने ए से खरीदी, और ए की कन्वेंस डीड भी होगी क्योंकि वो भी इसी के साथ चेन ऑफ डॉक्यूमेंट में बन जाएगी। तो एक प्रॉपर्टी अगर 6 बार बिकी है, 10 बार बिकी है, 8 बार बिकी है, 2 बार बिकी है, तो आपको पूरी की पूरी चेन लेनी होती है इसके अंदर, जितनी बार भी ये प्रॉपर्टी बिकी होती है या आगे कभी गिफ्ट हुई होती है, या मतलब उसकी प्रॉपर्टी जिस दिन से वो प्रॉपर्टी बनी है,
जिस दिन से वो एग्जिस्टेंस में आई है उसके साथ साथ ये वाले भी जो उसके डॉक्यूमेंट हैं, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, अलॉटमेंट लेटर, पोजेशन लेटर, ये और साथ में सेल डीड, ये सब कुछ चाहिए होता है जब आप कोई भी प्रॉपर्टी की ओनरशिप चेक करते हैं। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि गिफ्ट डीड क्या होती है। गिफ्ट डीड होती है कि जब कोई व्यक्ति अपने बच्चों को या अपनी परिवार में किसी को ब्लड रिलेशन में कोई संपत्ति गिफ्ट में दे देता है, उपहार में दे देता है, तो वो गिफ्ट डीड के तौर पे लिखी जाती है। गिफ्ट डीड भी पूरी प्रॉपर एक रजिस्टर्ड डीड होती है, इसको कोर्ट में जाके रजिस्टर कराना पड़ता है और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह की स्टैंप ड्यूटीज होती है, इसकी स्टैंप ड्यूटी दी जाती है। ये भी इस सेल डीड के बराबर ही होती है। जैसे ये सेल डीड होती है ऐसी ही गिफ्ट डीड भी होती है। जैसे कोर्ट में रजिस्ट्री होती है ऐसे ही गिफ्ट डीड को भी रजिस्टर कराना होता है। तो एक व्यक्ति के पास सिर्फ यही 3 चीजें हो सकती हैं जिससे उसके पास प्रॉपर्टी आई हो। कितनी बार भी आगे ट्रांसफर हुई हो प्रॉपर्टी, बेशक वो कन्वेंस डीड से सेल डीड में आई हो या कन्वेंस डीड से गिफ्ट डीड में आई हो या सेल डीड से गिफ्ट डीड में आई हो या कन्वेंस डीड से सेल डीड में ही चलती रही हो, बेशक वो 10 बार क्यों ना हुई हो, 15 बार क्यों ना हुई हो, हमारे को कंप्लीट चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जिस दिन से वो प्रॉपर्टी ओरिजिन में आई है। हमें वो सारे के सारे पेपर चाहिए होते हैं। अब इसके साथ साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसकी डेथ हो गई और वो डेथ होने से पहले एक विल लिख कर गया था अपनी, जिस विल में उसने वो प्रॉपर्टी अपने किसी बच्चे के नाम या किसी के भी नाम करी है। उस केस में वो हमारे को विल चाहिए हो सकती है। मान लीजिए कि आज एक व्यक्ति है ए, उसके नाम पे ये कन्वेंस डीड थी या सेल डीड थी। अब आज उसकी डेथ हो गई, अब उसके बच्चे हैं बी और सी। आप जब प्रॉपर्टी लेने गए तो बी और सी थे, उन्होंने अपने फादर की कन्वेंस डीड या सेल डीड दिखाई। उन्होंने बोला जी कि फादर की हमारे डेथ हो गई है, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक विल छोड़ी थी जो प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम पे है। तो उस केस में वो सेल डीड या गिफ्ट डीड उन बच्चों के नाम पे नहीं होगी, वो उनके फादर के नाम पे होगी, लेकिन उनके पास एक विल होगी। तो हमारे को वो विल चाहिए होगी जो कि ये प्रूव करेगी कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी है अब इन दोनों बच्चों के नाम पे है। अब विल जो है ये अपने आप में एक पूरा का पूरा अलग से टॉपिक है, इसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे कि विल को प्रोबेट भी कराना होता है, विल प्लेन पेपर भी होती है, विल रजिस्टर भी होती है। तो ये अलग पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपको एक अलग से हमारा वीडियो मिल जाएगा जिसमें आप विल को पूरा समझ लेंगे। अभी आप ये सिर्फ समझ लीजिए कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो बेचने वाला है प्रॉपर्टी उसके पेरेंट्स के नाम पे है, विल से आगे उसके नाम पे होनी है, तो उस केस में आपको विल भी चाहिए होगी। और जो डिसीज्ड पर्सन है, जो इंसान जिसके नाम पे प्रॉपर्टी थी, अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसका एक डेथ सर्टिफिकेट भी चाहिए हो सकता है। अब आपको ये जितनी भी चेन होगी, मान लीजिए 10 बार बिकी है तो 10 बार ही आपको ये सारे के सारे पेपर, अगर 10 बार में कोई भी 1 बार या 2 बार या 3 बार, जितनी बार भी इस तरह का कोई केस हुआ तो आपको ये पेपर भी साथ में चाहिए होते हैं। अब एक होती है रिलिंक्विशमेंट डीड, ये क्या होती है ये भी समझ लेते हैं। रिलिंक्विशमेंट डीड होती है, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है वो गुजर गया और गुजरने के बाद उसने अपनी संपत्ति जो है अपने 2 बच्चों के नाम पे कर दी, या 2 बच्चे उसके हकदार हैं या लीगल हायर हैं जो कि वारिस हैं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ने बोला जी मेरे को इस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं चाहिए। उसने या तो अपने दूसरे भाइयों से बहनों से अपना हिस्सा ले लिया या कोई भी रीजन हो सकता है उसने अपना हिस्सा छोड़ दिया, तो उस हिस्से को जो छोड़ा है उसने, उसकी एक रिलिंक्विशमेंट डीड जो होती है वो कोर्ट में रजिस्टर होती है, तो वो भी चाहिए हो सकता है। तो चलिए फिर एक बार फिर से शॉर्ट में समझ लेते हैं इन सभी पेपर्स को। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी के पेपर चेक करेंगे तो आपको ये सारे के सारे चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो प्रॉपर्टी जिस दिन से ओरिजिन में आई है, जिस दिन से वो फर्स्ट टाइम बिकनी शुरू हुई है, उस दिन से लेकर अब तक के जितने भी ओनर्स चेंज हुए हैं, जितनी बार भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, जितनी बार भी प्रॉपर्टी वो सेल हुई है, वो सारी की सारी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमारे को चाहिए होंगे। आप एक पेपर ले लीजिएगा, प्लेन पेपर लेने के बाद प्लेन पेपर पे आप उसमें फर्स्ट ओनर का नाम, सेकंड ओनर का नाम, थर्ड ओनर का नाम, फोर्थ ओनर का नाम, फिफ्थ ओनर का नाम, ऐसे एक बार आप सारे के सारे नाम लिख लीजिएगा और ये देख लीजिएगा कि इस, मान लीजिए ए है तो ए से बी को कैसे ट्रांसफर हुई, बी से सी को कैसे ट्रांसफर हुई, और उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, बेशक वो विल हो, बेशक वो डेथ सर्टिफिकेट हो, बेशक वो रिलिंक्विशमेंट डीड हो, ये कि सारे के सारे पेपर्स आप उसमें चेक कर लेंगे। और हाँ, एक बात और ध्यान में रखनी है आपको कि आप जब भी ये पेपर लेंगे, ये सारे के सारे पेपर जो है ओनर के पास, जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उसके पास, सारे के सारे ये पेपर ओरिजिनल होने चाहिए।
डुप्लीकेट पेपर, फोटोकॉपी, सर्टिफाइड कॉपीज नहीं चाहिए। हमारे को ये सारे के सारे पेपर जो हैं ओरिजिनल चाहिए होते हैं। हमारे को सारे के सारे ओरिजिनल पेपर लेने हैं उससे, ये बात का ध्यान रखिएगा। ओनरशिप के डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद अब हम चेक करेंगे उस बिल्डिंग से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं उस ओनर के पास। इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे मैप। हम मैप चेक करेंगे कि वो जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, वो जो मकान बना हुआ है, उसका मैप जो है वो क्या दिखा रहा है और एक्चुअल में प्रोजेक्ट या प्रॉपर्टी कैसी बनी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैप जो है वो तो 2 बेडरूम का ही है लेकिन प्रॉपर्टी जो है बहुत बड़ी बनी हुई है। बहुत ज़्यादा वायलेशंस तो नहीं हुए हैं। कुछ वायलेशंस ऐसे होते हैं कि जिसकी पेनल्टी पेमेंट करके आप वो लीगल माने जाते हैं, लेकिन वो हर स्टेट का अलग अलग रूल होता है। तो आपको ये चेक कराना पड़ेगा किसी इंजीनियर से कि अगर वो मैप और प्रॉपर्टी सेम नहीं है तो क्या उसने वो वायलेशन के चार्जेस दे रखे हैं म्यूनिसिपैलिटी को। अगर उसने नहीं दिए हुए हैं तो आपको उसमें क्या लीगल एक्शन कल को हो सकता है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको ये मैप देखना है कि बहुत ज़्यादा कहीं कुछ गलत ना बना हो ताकि आपको कल को दिक्कत ना आ जाए। तो मैप को अच्छे से जांच लेना भी ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया होगा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से, तो वो भी चाहिए होगा। टीसीपी डिपार्टमेंट होता है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट देता है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसने लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ। जो बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं, उसमें बिल्डर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेता है, पर जनरली वो हर किसी को ये देता नहीं है। आप अगर चाहें तो बिल्डर से मांग सकते हैं, नहीं तो आपको वो सिर्फ मैप जो है वो मिल जाएगा। जो लेआउट प्लान होता है, जो साइट प्लान होता है, साइट प्लान होता है पूरे प्रोजेक्ट का। मैप जो होता है, जो लेआउट प्लान होता है, वो उस पर्टिकुलर प्लॉट का या पर्टिकुलर अपार्टमेंट का या पर्टिकुलर शॉप का हो सकता है। तो वो आपको वो भी दे देगा। और इसके साथ साथ हर बिल्डर एक पोजेशन सर्टिफिकेट भी देता है, तो ये आपको पोजेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो बिल्डर के केस में जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ है उस केस में आपको एक पोजेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा और मैप मिल जाएगा। जबकि जो कि अगर आप किसी मकान को लेंगे या इंडिपेंडेंट शॉप को लेंगे तो उसमें आपको मैप मिल जाएगा और ये कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ये तीनों मिल जाएंगे। ये आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको बिल्डिंग में अगर कोई लिफ्ट लगी हुई है या कोई ऐसी प्रोडक्ट ऐसा इक्विपमेंट लगा हुआ जिसमें लाइसेंस की जरूरत होती है, जैसे लिफ्ट के अंदर कोई लाइसेंस की जरूरत होती है, तो उसने लिया हुआ है लाइसेंस या नहीं लिया हुआ है। क्योंकि आजकल बड़े शहरों में 4-4 मंजिल के जो मकान बन रहे हैं, 3-3 मंजिल के मकान बन रहे हैं, उसमें लिफ्ट लगी हुई है। इवन लोग अपने प्राइवेट कोठियों में भी लिफ्ट लगाते हैं, लेकिन लिफ्ट का एक लाइसेंस लेना होता है। तो उसने लाइसेंस लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ ये आप चेक कर लीजिए। इसके अलावा घर में या प्रॉपर्टी में कुछ इक्विपमेंट लगे हो सकते हैं। मान लीजिए सेंट्रली एसी लगा हुआ है, मान लीजिए सोलर प्लांट लगा हुआ है, तो क्या उसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत है। हर स्टेट का अपना अपना हिसाब हो सकता है, तो वो चेक कर लीजिएगा। कोई उसमें एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कराया हुआ, उसका पता कर लीजिए। कोई वारंटी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो तो आप वो भी पता कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता कर लेनी चाहिए। इसके बाद आती है जी लोन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अब हो सकता है जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हो उसमें उस ओनर ने ऑलरेडी कोई होम लोन लिया हो, कोई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, तो उसका कोई सैंक्शन लेटर होगा, कोई डिसबर्सल लेटर होगा और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगी। अब जब आप ये पेपर चेक करेंगे सारे के सारे, हो सकता है ओनर ये आपको बोले कि जी ये सारे मेरे पेपर जो है बैंक में पड़े हुए हैं, तो उसे बोलेंगे कि भैया ठीक है ओरिजिनल पेपर तो सारे बैंक में पड़े हैं, तो हमारे को लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिखा दे। जिस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो होती है वो बैंक देता है, जब वो सारे के सारे पेपर्स लेता है तो वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उसने ज़रूर दिया होगा कि उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि कौन से ओरिजिनल पेपर जो है वो बैंक के पास है। तो जो बैंक के पास है वो आपको पता चल जाएगा कि ये बैंक के पास है, बाकी के सारे पेपर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप उसको बोल सकते हैं कि आप एक अकाउंट स्टेटमेंट या फोरक्लोजर लेटर बैंक से निकलवा कर दे। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आज की डेट में उसका कितना लोन बकाया है और आप उससे ये पूछ सकते हैं कि वो लोन ये कैसे चुकता करेगा। तो ये सारे के सारे जो लोन के पेपर्स होते हैं ये भी आपको चेक करने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसके बाद होता है जी नो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। नो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जो होता है ये आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस से मिलेगा। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो कि ये बताता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में कोई और क्लेम तो नहीं है, कोई इसकी लायबिलिटी तो नहीं है, कोई इसने मॉर्टगेज तो नहीं कर रखा। मान लीजिए कि उसने आपको बताया ही नहीं, जिससे आप ये खरीद रहे हैं उसने आपको ये बताया ही नहीं कि मैंने ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट
कोई मान लीजिए बैंक गारंटी दी हुई है या मैंने इसको कहीं मॉर्टगेज किया हुआ है और वो कहीं से डुप्लीकेट पेपर लाके आपको उसने दिखा दिए, आपको भी पता नहीं चला कि ये पेपर डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। तो अगर आप नो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो नो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट में अगर कोई भी उसने बैंक लोन लिया हुआ है तो वो उसके अंदर चढ़ा हुआ होगा, या कोई भी उसका कोई लीन है, कोई भी उसने गारंटी दी हुई है या कोई भी कोर्ट का केस चल रहा है तो उसके अंदर वो मेंशन होगा, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब क्या होता है कि नो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट हर स्टेट में नहीं मिल पाता। उस केस में आपको एक वकील हायर करना पड़ेगा और वकील को बोलना पड़ेगा कि उसकी टाइटल सर्च रिपोर्ट निकलवा दे। ये 2 दिन में टाइटल सर्च रिपोर्ट आ जाती है, इसकी नॉमिनल फीस होती है। ये लेकर वो जो वकील है वो सारे के सारे अंदर सारे के सारे चेंज जो होती है अप टू 30 ईयर्स का रिकॉर्ड जो होता है वो पूरा का पूरा चेक कर लेता है और तहसीलदार से, जो रजिस्ट्रार से एक आपको सर्टिफिकेट दिला देता है, नो इनकम्बरेंस ही होता है वो भी, जिसमें ये वो क्लियर कर देते हैं कि इसमें कोई भी ऐसा कोई लीन या कोई भी मॉर्टगेज या कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये जो नो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट होता है या टाइटल सर्च रिपोर्ट होती है, ये काफ़ी हद तक तो आपको श्योरिटी कर देता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि इससे 100% श्योरिटी हो जाती है तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऐसा लोन है या चार्ज है जिसने वो चार्ज क्रिएट किया है या जिसने वो लोन दिया है, उसने अगर वो रिपोर्ट ही नहीं किया है गवर्नमेंट को, तो फिर उस केस में आपको उसका पता नहीं चल पाएगा। लेकिन फिर भी जो है काफ़ी हद तक जो है इससे आपको एक तसल्ली हो जाती है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसके अगेंस्ट कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो लास्ट में आता है जी, वो आता है नो ड्यूज सर्टिफिकेट। नो ड्यूज सर्टिफिकेट में हमारे को ये चेक करना है कि उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई भी ड्यूज ना हो, कोई हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स ना हो, कोई मेंटेनेंस का बिल पेंडिंग ना हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेंडिंग ना हो, कोई पानी का बिल पेंडिंग ना हो। ये सारे के सारे हमारे को उनसे चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि लोग जो है कई बार बहुत आलसी होते हैं, वो हाउस टैक्स ही नहीं, हमने देखा कि कई बार सालों साल लोग हाउस टैक्स नहीं भरते, जब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने जाओ तो पता चलता है जी 2 लाख 3 लाख रुपए हाउस टैक्स हुआ है। तो इसलिए ये आपकी ही ड्यूटी है कि कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले आप ये चेक करवा लें कि उसमें कोई भी ड्यूज पेंडिंग ना हो। तो दोस्तों ये तो बात हुई प्रॉपर्टी के पेपर्स की। अब इसके अलावा आपको एक दो बातें और भी बहुत ज़रूरी हैं ध्यान में रखना। नंबर 1, एक तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी में पोज़ीशन किसका है, कब्जा किसका है। ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी तो आपको ओनर दिखाए कि हाँ ये मेरे पास कागज़ है, ये मेरी संपत्ति है, और आप भी कागज़ देख कर ले लें या प्रॉपर्टी को बाहर से देख कर ले लें, लेकिन पता चले कि उसमें कब्जा ही उसका नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आपको वो प्रॉपर्टी पे विजिट करना चाहिए और चेक करना चाहिए कि उस पे कब्जा वाकई ही उस इंसान का है जो आपको बेच रहा है या नहीं। दूसरी चीज़, अगर वो प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा ओनर्स के नाम पे है तो आपको उन सभी ओनर्स के सामने बात करनी ज़रूरी है, उन सभी की सहमति होनी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी जो है वो एक से ज़्यादा लोगों के नाम पे हो और उसमें से एक से आपकी बातचीत चल रही हो और दूसरा व्यक्ति बेचने के लिए तैयार ही ना हो, या 2 व्यक्ति तैयार हो, तीसरा व्यक्ति तैयार ही ना हो। तो ऐसे में आपको उन सभी ओनर्स के साथ बात करनी पड़ेगी, उन सभी मालिकों के साथ, जो भी उस संपत्ति के मालिक हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी कि हाँ, ये वाक़ई वो बेचना चाह रहे हैं या नहीं बेचना चाह रहे हैं। तो इन 2 बातों के अलावा भी और बहुत सारी बातें होती हैं जो कि आपको चेक कर लेनी चाहिए, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसके लिए हमने एक पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, तो वो आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। इसके अलावा आपके कोई और सवाल हो, कोई कमेंट्स हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आपके सर्कल में, आपके चाहने वालों में, आपके फ्रेंड्स में अगर किसी को इस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो उनसे ये वीडियो शेयर भी ज़रूर करिएगा। मैं अक्सर ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन हमारे वीडियोज़ की मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।